हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 24 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि एट रेड फोर्ट दिस इंडिपेंडेंस डे नो स्कूल चिल्ड्रन पुलिस इन पीपी लिस्ट ऑफ इन्वाइटेड डाउन टू 250। तो जैसे कहा जा रहा है कि इस इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट पे कोई भी स्कूल चिल्ड्रन नहीं होंगे, जैसा कि आप हर साल देखते थे। उसके अलावा जो पुलिस होंगे वो पीपी किट पहने हुए होंगे, पर्सनल प्रोटेक्शन किट जो होता है उसको पहने हुए होंगे। और उसके अलावा जो इन्वाइटी का जो लिस्ट है, मतलब जो गेस्ट बुलाए जाते थे, वो 250 के आसपास, मतलब 250 से भी कम होंगे। जैसे कि पहले आप काफ़ी ज़्यादा संख्या में होते थे, आप देखते थे जितने भी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो अधिकांशतः एमपी होते थे, मिनिस्टर होते थे, उनके परिजन यानी कि उनके फैमिली मेम्बर, ये सब रहते थे। लेकिन अब ये लोग नहीं दिखेंगे आपको वहाँ पे। तो इस साल पेंडेमिक के कारण तो यहाँ पे डिटेल में देखिए, नो स्कूल चिल्ड्रेन अपेयर डाउन ऑफ लिस्ट डिग्नेटरीज एंड चेयर्स इन द स्टेट ऑफ रग्स फॉर सीटिंग इन द सेवरल एरिया एंड पुलिस इन पीपी इंडिपेंडेंस डे मॉर्निंग एट द रेड फॉर दिस ईयर। तो इस तरीके से इस पर इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। इसके पहले कल आया था कि मध्य प्रदेश से एक न्यूज़ आया था कि कोई भी इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन वहाँ पे दूसरे जगह पे नहीं होगा। हाँ, जो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर जो जिला लेवल पर सरकारी ऑफिस हैं, ये सब मनाएंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं होगा, जैसा कि एक न्यूज़ आया था, है ना। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो लॉकडाउन क्लियर्ड एयर इंक्रीज सोलर पावर। तो लॉकडाउन के कारण हवा थोड़ा सा साफ हुआ है, सोलर पावर में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। ये रिपोर्ट एक आया है, एक जर्मनी का साइंटिस्ट है, स्टडी बाय साइंटिस्ट बेस्ड इन जर्मनी एंड यूएस फाउंड लोअर PM 2.5 कॉन्सेंट्रेशन मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल में एक कम यहाँ पे देखने को मिला है 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन, जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5 mm के। द रिड्यूस्ड एयर पोल्यूशन लेवल ओवर दिल्ली अंडर लॉकडाउन रिजल्टेड इन क्लियर स्काई दैट इन इंक्रीज सोलर इरेडियंस और सोलर पावर बाई ओवर 8%। तो जब यहाँ पे हवा क्लियर हुआ तो इसके कारण से सनलाइट यहाँ पे क्लियरली नीचे आ पाया, जिसके कारण से 8% से ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं कि 8% ज़्यादा यहाँ पे सोलर रेडियंस आया। एंड लेट मार्च एंड नियरली 6% इन अप्रैल, न्यू स्टडी इज फाउंड ऑथर्ड बाय जर्मन बेस्ड इन साइंटिस्ट बेस्ड इन जर्मनी एंड द US इंक्लूडिंग द हेलमोंथ इंस्टीट्यूट ऑफ अर्लेगन, नुरेमबर्ग एंड MIT। द स्टडी नो डेट सोलर पैनल जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो जब यहाँ पे एयर पोल्यूशन कम हुआ तो दिल्ली में जो सोलर पैनल थे, है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, क्योंकि हवा वहाँ पे ज़्यादा, मतलब लाइट वहाँ पे सोलर रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा पहुँचा। वहीं पार्टिकुलेट मैटर जो 2.5 होता है उसके यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन में कमी आया है, ऐसा इसमें बताया गया। नेक्स्ट एक विमेन ऑफिसर कैन नाउ गेट परमानेंट कमीशन इन आर्मी। तो आर्मी में विमेन जो हैं, विमेन ऑफिसर हैं, अब परमानेंट कमीशन पा सकते हैं। तो हालांकि इसके लिए रिलेटेड न्यूज़ जो था, मतलब कि इसके लिए कोर्ट का रूलिंग जो है पिछले साल ही आ गया था, 2019 में ही आ गया था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोसेस में कुछ यहाँ पे देरी हुआ और गवर्नमेंट ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री भी इसके लिए लेटर इशू कर दी है कि विमेन को जो है आर्मी में परमानेंट कमीशन दिया जाए। आर्मी में भी दो तरीके का एंट्री होता है, एक होता है SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन, एक होता है परमानेंट कमीशन। तो परमानेंट कमीशन में अभी जो है मेन को ही दिया जाता था, मतलब कि सिर्फ आदमी को यहाँ दिया जाता था, वीमेन को नहीं दिया जाता था। और उसके बदले में यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया था कोर्ट को कि जैसे वीमेन को जो है कुछ फैमिली प्रेशर होता है, उनको बच्चों को पालना होता है, और भी ये भी कहा कि वीमेन जो होती हैं मेन के मुकाबले उतने सक्षम नहीं होते हैं, उनका ट्रेनिंग थोड़ा सा कमज़ोर लेवल का होता है, इस कारण से उनको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन कोर्ट कहा कि नहीं, आपको मेल जैसा ट्रेनिंग इनको दीजिए और उनको परमानेंट कमीशन दीजिए, और बच्चे पालने का जिम्मेवारी सिर्फ वीमेन का नहीं है, ऐसा कोर्ट के द्वारा कहा गया था, है ना। तो परमानेंट कमीशन अब वीमेन को ही मिलेगा। इसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा फॉर्मल लेटर जारी हो चुका है। यहाँ पे 10 डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, 10 स्ट्रीम है, जहाँ पे तब पहले से 4 स्ट्रीम में जो है वीमेन को परमानेंट मिल जाता था, लेकिन अब 10 स्ट्रीम, जितने भी स्ट्रीम है टोटल स्ट्रीम में यहाँ पे जैसे एक देख सकते हैं कि आर्मी एयर डिफेंस, सिग्नल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जो स्ट्रीम ऑफ जज एंड एडवोकेट जनरल, तो इसमें ऑलरेडी वीमेन को मिल चुका था, एडवोकेट जनरल और जज वाले में, है ना। उसके अलावा आर्मी एजुकेशनल कॉर्प, ये सब में जो है मिल चुका था वीमेन को। 4 ऐसा स्ट्रीम था, एजुकेशन वाला था, एक जज था, और इसके अलावा आई थिंक इंटेलिजेंस भी था एक, ठीक है। तो 4 ऐसे डिपार्टमेंट था जिसमें वीमेन को परमानेंट कमीशन मिल चुका था, लेकिन वीमेन कह रही थी कि हमको टोटल कमीशन में, मतलब टोटल जितने डिपार्टमेंट है 10 डिपार्टमेंट, सब में भी परमानेंट कमीशन चाहिए। तो यहाँ पे वीमेन को पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था और इस बार दे भी दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। अब यहाँ पे लोकल मार्क 6 प्लेसेस और सेटिंग ब्रू रिफ्यूजी। तो इसके पहले हम शुरू में पढ़ते हैं ब्रू रिफ्यूजी आखिर यहाँ पर टर्म आया क्या। तो याद रखिए, ये लोग मिजोरम के ओरिजिनली रहने वाले थे, ठीक है, लेकिन अभी त्रिपुरा में सेटल्ड हैं। त्रिपुरा में क्यों सेटल्ड हैं? क्योंकि मिजोरम में इनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ, तो ये लोग भाग करके त्रिपुरा आ गए, यानी कि अभी रिफ्यूजी बन गए, अपने कंट्री में रिफ्यूजी बन गए हैं, दूसरे स्टेट में रह रहे हैं। इनका घर वगैरह मिजोरम में है। मिजोरम के इंडिजिनस पीपल हैं, मतलब वहीं के लोकल नेटिव लोग वहीं के हैं, लेकिन ये अभी
त्रिपुरा में रह रहे थे। आप याद रखिए फ्रॉम मिजोरम टू त्रिपुरा, ठीक है। तो त्रिपुरा में भी रह रहे हैं, तो काफ़ी कई सालों से रह रहे हैं, आई थिंक 50 साल के लगभग हो चुका है इनको त्रिपुरा में रहते हुए। तो फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा प्रयास किया गया कि ये लोग जो त्रिपुरा में रह रहे हैं इनको जो है मिजोरम भेजा जाए, ठीक है, इनको अपने जगह पे भेजा जाए। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा कई प्रयास यहाँ पे किया गया, कुछ पैसे का भी यहाँ पे बेनिफिट दिया गया कि आपको इतने पैसे दिया जाएगा यदि आप मिजोरम में रहेंगे, फ्री अनाज वगैरह का यहाँ पे ऑफर दिया गया। लेकिन ये लोग कुछ भी कर लिया जाए मिजोरम जाने को रेडी नहीं हुए, कितना भी पैसा देने को गवर्नमेंट रेडी हुआ फिर भी। तो उसके बाद एट लास्ट फिर सोचा गया, फिर एक एग्रीमेंट साइन हुआ त्रिपुरा मिजोरम और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, त्रिपुरा मिजोरम और केंद्र सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ और ब्रू पार्टी के बीच में 4 आदमी के, मतलब ब्रू पार्टी का जो लीडर था, है ना, जो ब्रू लोग रिफ्यूजी बन गए हैं तो उनमें से 1-2 लीडर आए सामने उभर के। उसके अलावा त्रिपुरा गवर्नमेंट, मिजोरम गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये चारों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत कहा गया कि अब जहाँ पे रह रहे हैं त्रिपुरा में इनको सेटल कर दिया जाए, क्योंकि कई सालों से रह रहे हैं त्रिपुरा में और ये मिजोरम जाना नहीं चाहते हैं। तो लेकिन इसके दिक्कत क्या हुआ कि जो त्रिपुरा के नेटिव लोग थे वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे अपने ज़मीन पे इनको क्यों रहने देंगे, है ना। तो इसके कारण ब्रू के ऊपर अब त्रिपुरा में भी कहीं कहीं अत्याचार देखने को मिल रहा था। कुछ जो है वहाँ के नेटिव लोग जो हैं इनके साथ भेदभाव कर रहे थे। तब लोकल के द्वारा क्या किया, वहाँ के लोकल लोग यानी त्रिपुरा में रहने वाले जो लोकल लोग हैं उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया कि 6 प्लेस यहाँ पे मार्क किया गया है कि यही 6 स्थानों पे ब्रू को सेटल किया जाए, ठीक है। दे ऑल्सो केप नंबर ऑफ फैमिली टू बी अकोमोडेटेड इन टू त्रिपुरा जोन एट 500। उसके अलावा लोकल पीपल के द्वारा भी कहा गया है कि 500 से ज़्यादा परिवार को यहाँ पे न रखा जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन की टू लोनार की डेवलपमेंट हाईकोर्ट। तो कल भी लोनार लेक यहाँ पे न्यूज़ में था, जिसमें कहा गया था कुछ यहाँ पे कीड़े थे जो उसके कारण से इसका पानी पिंक हो चुका था। तो लोनार लेक कैसा है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इंडिया का क्रेटर लेक है, ठीक है। क्रेटर लेक कहने का मतलब कि एक मीटियोर या मेटेराइट आकर यहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर टकराया था, जिसके कारण से इतना बड़ा लेक, ये फोटो में छोटा लग रहा है लेकिन आई थिंक ये 1.2 किलोमीटर इसका डायमीटर है, मतलब किसी का डायमीटर जो है ना ये 1.5 किलोमीटर के लगभग में है, ठीक है। तो जो नागपुर बेंच है बॉम्बे हाईकोर्ट का, उसके द्वारा कहा गया कि इम्फेसाइजिंग द नीड टू अप्रिशिएट इट्स बायोलॉजी, जियोलॉजी एंड एस्थेटिक वैल्यू। तो इसका जो वैल्यू है उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा, ये ओवल शेप का है, याद रखिए ओवल शेप लोनार लेक बिलीव टू हैव फॉर्म्ड विद अ मेटेराइट हिट अर्थ सम 50,000 ईयर अगो। आज के लगभग 50,000 साल पहले यहाँ पे क्रेटर टकराया था, जिसके कारण से इसका फॉर्मेशन हुआ। एक टूरिस्ट हब है महाराष्ट्र में और इसका जो कलर था हाल ही में पिंक हो चुका था, है ना। तो इसके कारण जो है लोकल ही नहीं सरप्राइज हुए बल्कि साइंटिस्ट लोग भी यहाँ पे सरप्राइज हुए कि आखिर अचानक से ऐसा हो कैसे गया। तो यहाँ पे महाराष्ट्र जो हाईकोर्ट है उसके द्वारा कहा गया गवर्नमेंट को कि इसको प्रिजर्व किया जाए, इसको इस तरीके से बर्बाद ना किया जाए। नेक्स्ट NIA क्वेश्चन, शिवशंकर इन एयरपोर्ट गोल्ड सीजर केस। हम लोग NIA के बारे में पढ़ लेते हैं। केरला का जो गोल्ड स्कैम है उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, तो न्यूज़ में हम लोग को नहीं NIA के बारे में पढ़ लेते हैं। NIA का स्थापना 2008 में हुआ था, NIA एक्ट 2008 के तहत, ठीक है। NIA एक्ट 2008 के तहत, सॉरी, इसका स्थापना 2009 में हुआ था, एक्ट 2008 का है। NIA एक्ट 2008 के तहत इसका स्थापना 2009 में हुआ था। ये मेनली जो है टेरर रिलेटेड क्राइम को देखता है, लेकिन पिछले साल अमेंडमेंट के बाद टेरर रिलेटेड क्राइम के अलावा और भी कई क्राइम को देखने लगा है। जैसे यहाँ पे फेक करेंसी का सर्कुलेशन होता है उसमें देखेगा। तो यदि कोई आर्म को यहाँ पे मतलब कि जो हथियार है उसका इलीगल रूप में खरीद बिक्री करता है तो उसमें भी NIA केस अपना मतलब NIA वहाँ पे जांच कर सकता है। तो इस तरीके से NIA को डिफरेंट पावर दिए गए हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और MHA के अंदर आता है। MHA मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है और इसके भी डायरेक्टर जनरल YC मोदी हैं, योगेश चंद्र मोदी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो DRDO के द्वारा सेटअप किया गया कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी एट लेह। तो कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि DRDO का स्थापना कब हुआ था और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्योंकि हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो DRDO सेटअप कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी, तो कोरोना वायरस को चेक करने का जो टेस्टिंग फैसिलिटी लेह में एस्टेब्लिश किया गया DRDO के द्वारा। तो एस्टेब्लिश कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी लेह वेस्ट डिफेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एल्टीट्यूड। तो एक बिहार एक इंस्टीट्यूट है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एल्टीट्यूड रिसर्च, ये पहले से वहाँ सेटअप था, तो वहीं पे कोविड-19 को जांच करने का फैसिलिटी चालू किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एल्टीट्यूड रिसर्च कहाँ पे है, तो लेह में है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना है, 50 सैंपल पर डे चेक किया जाएगा। तो कोई ज़्यादा फैसिलिटी तो है नहीं, लेकिन फिर भी न से हाँ कुछ तो है। नेक्स्ट है रीवा गांगुली दास नेम्ड सेक्रेटरी ईस्ट इन द MEA। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में रीवा गांगुली दास को भी सेक्रेटरी ईस्ट इस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि ईस्टर्न जो इंडिया से ईस्ट की तरफ जो भी है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो डील होता है वहाँ पे सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे। तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी ईस्ट के रूप में रीवा गांगुली दास को इस्टेब्लिश किया गया, वहाँ पे उनको अपॉइंटमेंट किया गया है। ये जगह किसका लेंगे, तो विजय सिंह ठाकुर को,
है ना, उनका जगह लेंगे। एक इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर है 1986 बैच के। तो ये सब कुछ नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा, बस ये पूछा जा सकता है वो भी जो वनडे एग्जाम होते हैं, जो एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उसमें। नेक्स्ट है पीएम लेज स्टोन फॉर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन मणिपुर। तो जैसे जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक हर किसी को पानी प्रोवाइड करना ना, टैप वाटर यानी कि क्या बोलते हैं, नल का पानी प्रोवाइड कराना, उसी के तहत पीएम के द्वारा मणिपुर में इसका सप्लाई प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर 3054 करोड़ मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन द इम्फाल ऑन थर्सडे थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना, सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। इम्फाल मोदी जी नहीं गए थे। सेड वंस द प्रोजेक्ट इज कमीशन देयर विल बी वाटर रिवोल्यूशन इन 4 ईयर्स। तो जैसे ही प्रोजेक्ट बन जाता है तो 4 साल के अंदर वाटर रिवोल्यूशन आ जाएगा। इनके द्वारा कहा गया क्लेम डेट द प्लेस ऑफ डेवलपमेंट इन द स्टेट इज क्विकर नाउ एंड लॉ एंड ऑर्डर हैज इंप्रूव्ड अंडर द बीजेपी लेड गवर्नमेंट। तो वहाँ पे भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, एन बीरेन सिंह वहाँ पे अभी मुख्यमंत्री हैं, तो उनका तारीफ थोड़ा मोड़ा किया गया। अब है बीजेपी प्लान्स 15 डे प्रोग्राम इन जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी के द्वारा 15 दिन का प्रोग्राम चालू किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। अभी चालू नहीं किया गया, मतलब प्लान किया गया है। और ये मेनली किस लिए है, तो मेगा इवेंट फ्रॉम 5 अगस्त से चालू होगा। जो एनिवर्सरी किस चीज़ का है, तो स्पेशल स्टेटस जो हटाया गया था उसका एनिवर्सरी है। तो भारतीय जनता पार्टी इज प्लानिंग मेगा फंक्शनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ रिवोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। जो अनुच्छेद 370 है आर्टिकल 370 के रिवोकेशन के 1 साल पूरा होने की खुशी में ड्यूरिंग अ 15 डे प्रोग्राम फॉर अगस्त 5 द ट्राई कलर विल बी फ्लड इन द जोनस तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। पार्टी सोर्स मतलब कि पार्टी के सोर्सों के द्वारा कहा गया कि जो तहसील हेडक्वार्टर है, जोनल हेडक्वार्टर, वहाँ पे झंडा फहराया जाएगा, इंडियन झंडा। बिसाइड म्यूनिसिपल वार्ड एंड हेड ऑफिस विद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ बीजेपी मेंबर विल ऑर्गेनाइज सेरेमनी टू सेलिब्रेट द ओकेजन, है ना। तो इस तरीके से द सेंट्रल डिवाइड द स्टेट जनरल इज 2 यूनियन टेरिटरी। तो जैसा आपको पता होगा कि जो 2 यूनियन टेरिटरी में इसको बांट दिया गया। यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 5 अगस्त 2019 के लिए बिल प्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे टाइज विथ यूएस सिवरली हार्म चाइना। तो जैसे यहाँ पे आपको एक न्यूज आता है कि ह्यूस्टन टेक्सास में एक जगह है, यूएसए का एक स्टेट है टेक्सास, वहीं पे एक शहर है ह्यूस्टन, वहाँ पे चाइना का कॉन्सुलेट था। अभी कॉन्सुलेट क्या होता है, तो हम लोग कई बार इसको हालांकि डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जो एम्बेसी होता है, एम्बेसी एकदम मतलब कि अधिकांशतः जो होता है राजधानी में होता है। 99% ऐसा देखने को मिला है कि एम्बेसी हमेशा राजधानी में सेटअप किया जाता है और उसी का ब्रांच ऑफिस खोला जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्सुलेट। तो जैसे कोई बड़ा कंट्री जब होता है, एम्बेसी में तो कई तरह के काम होते हैं, लेकिन काउंसलेट में मेनली वहाँ पे वीज़ा रिलेटेड काम होता है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में किसी कंट्री का एम्बेसी दिल्ली में है, कोई केरला का आदमी, मान लीजिए कि चाइना जो है अपना एम्बेसी खोले हुए है न्यू दिल्ली में, कोई केरला का आदमी चाइना जाना चाहता है तो उसको पहले चाइना की एम्बेसी दिल्ली जाना पड़ेगा और वहाँ से वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा। तो केरला का आदमी से क्या सोचेगा कि वह दिल्ली क्यों हो जाए, रहने दो, चाइना नहीं जाते हैं। तो चाइना अपने फ़ायदे के लिए क्या करेगा, इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मांगेगा और केरला के आसपास में, जैसे चाइना का एक कॉन्सुलेट मुंबई में है यहाँ पे, इसलिए बोलते हैं, तो मुंबई में है। तब केरला का आदमी दिल्ली जाने के बजाय मुंबई जाना थोड़ा सही, अच्छा चलो नज़दीक में ही चल देते हैं और यहाँ पे जाकर वीज़ा का अप्लाई करेगा। नहीं कि अपने फ़ायदे के लिए कोई देश वहाँ पे एक ही कंट्री में एक से ज़्यादा एम्बेसी खोलता है। तो जो प्रिंसिपल वाला जो होता है उसको एम्बेसी बोलते हैं, जो मेन होता है जो राजधानी में होता है। अब बाकी सबको काउंसलेट कहा जाता है। जैसे आपको चाइना का काउंसलेट मिलेगा इंडिया में, दिल्ली में तो मिलेगा, उसके अलावा मुंबई में है, चेन्नई, कोलकाता में है ना। इस तरीके से यूएसए का भी काउंसलेट इंडिया में कई जगह है। तो जो एम्बेसी में एम्बेसडर बैठते हैं, काउंसलेट में इन्वॉय बैठते हैं या फिर काउंसलर जनरल बोला जाता है कभी कभी उनको। तो इस तरीके से, तो यानी कि बोल सकते हैं काउंसलेट क्या होता है, तो छोटा मोटा एम्बेसी होता है जिसमें मेनली वीज़ा रिलेटेड वर्क होते हैं। तो आप इस तरीके से देखिए। तो चाइना के एक काउंसलेट था ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन एक जगह है जो टेक्सास में आता है। टेक्सास यूएसए का एक साउदर्न स्टेट है, साउथ में पड़ता है। यहीं पे मतलब ह्यूस्टन में ही पिछले साल एक हाउडी मोदी रैली हुआ था, याद रहे होगा आपको, हाउडी मोदी एक रैली हुआ था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और मोदी जी दोनों थे वहाँ पे। हाउडी का मतलब था हाउ आर यू मोदी। तो इसी तरह से यहाँ पे हुआ नमस्ते ट्रंप, है ना। तो हाउडी मोदी रैली जहाँ पे हुआ था उसी शहर में ह्यूस्टन में चाइना का एक काउंसलेट था, उसी को बंद करने का ऑर्डर दिया गया है अमेरिका के द्वारा। कहा गया है कि चाइना यहाँ पे जासूसी का, इसलिए यहाँ पे अपना काउंसलेट बंद कर दे। 72 घंटे का नोटिस दिया गया, आई थिंक कल ही दिया गया था, सॉरी परसों ही शाम को दिया गया था। ठीक है, मतलब कि 22 तारीख के शाम को ही दे दिया गया था नोटिस। तो चाइना के द्वारा कहा गया कि ये गलत है, आप किसी को इस तरीके से बेइज्जत नहीं कर सकते। मतलब एक तरह से बेइज्जती हुआ ना कि आप हमारे यहाँ से चले जाइए, ये कहना। तो पीपल आउटसाइड द चाइनीज कॉन्सुलेट ह्यूस्टन, तो ह्यूस्टन देखिए अभी बंद आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चाइना लॉन्च एम्बिशियस मार्स मिशन। तो चाइना के द्वारा मार्स मिशन का लॉन्च कर दिया गया है। 2011 में भी एक मार्स मिशन इसका लॉन्च हुआ था, लेकिन ये फेल कर गया था, है ना। तभी जो है 4 कंट्री ऐसे हैं जिसके पास मार्स जाने का तजुर्बा है। यूएसए है, रसिया है, यूरोपियन यूनियन है और इंडिया है। ठीक है, इंडिया का इसरो है। तो 4 कंट्री के अलावे, मतलब 4 देश के अलावे बोल सकते हैं, या फिर 4
स्पेस एजेंसी के अलावा कोई भी पांचवा नहीं है जिसको मार्स पे जाने का तजुर्बा है। तो यहाँ पे होप मिशन लॉन्च किया गया था यूएई के द्वारा पिछले ही कुछ साल, मतलब पिछले कुछ आई थिंक 2-3 दिन के अंदर ही। उस दिन हम डिस्कस किए थे कि बैक टू बैक जुलाई के अंत तक 3 यहाँ पे जाने वाला है, 3 मिशन है। एक होप मिशन हो गया, अब ये चाइना वाला तियानवेन-1 भी चला गया है। अब यूएसए का एक परसेवरेंस रोवर समथिंग ऐसे नाम है ना, उसके बारे में हम डिस्कस किए थे। तो होप मिशन इसमें अंतर क्या है, तो होप मिशन वहाँ पे इन्वायरमेंट को पढ़ेगा, एटमॉस्फेयर को पढ़ेगा। जो तियानवेन-1 जो चाइना का जाने वाला है, मतलब चला गया है, ये भी यहाँ से लॉन्च हो चुका है अर्थ से। तो ये जो है वहाँ के सॉइल स्टडी को पढ़ेगा, सॉइल को स्टडी करेगा, वहाँ के मिट्टी को स्टडी करेगा। तो दोनों का अलग अलग काम है। इसमें एक रोवर है, लैंडर भी है ना। जैसे उसमें सिर्फ ऑर्बिटर है, ये होप मिशन में सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिटर है। जैसे हम लोग का जो है वहाँ पे सिर्फ ऑर्बिटर है, ठीक है। इसमें ऑर्बिटर भी है, लैंडर और रोवर दोनों है, ठीक है। जो हम लोग मून पे कर रहे थे पिछले साल चंद्रयान-2 में, जो हम लोग मून के साथ किए थे, है ना, वही यहाँ पे भेजा गया है मार्स पे। सेम थिंग, सेम टाइप का बोल सकते हैं। लैंडर, ऑर्बिटर, रोवर तीनों चीज़ भेजा गया है। तो पहले ऑर्बिटर मार्स के ऑर्बिट में जाएगा, वहाँ से फिर रोवर अलग होगा, ठीक है। लैंडर और रोवर कंबाइंड रहता है, लैंडर के अंदर रोवर होता है, तो लैंडर अलग होगा। फिर लैंडर उतरेगा मार्स के सरफेस पे, लैंडर फिर ओपन होकर नीचे से रोवर को उतारेगा, उसके बाद लैंडर का काम खत्म। उसके बाद ऑर्बिटर और रोवर दोनों अपना काम जारी रखेंगे। तो फरवरी 2021 में ऐसा बोला जा रहा है, दोनों के द्वारा बोला गया, हालांकि तीनों के द्वारा यही बात बोला जा रहा है। फरवरी 2021 में हमारा मार्स मिशन पहुंच जाएगा। तो पांचवा कौन होने वाला है, इसके लिए यहाँ पे होड़ लगा हुआ है, क्योंकि यूएसए तो पहले पहुंच चुका है, वो तो फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि यूएई या फिर चाइना, पांचवा कौन होता है और छठा कौन होता है। ये दोनों में से एक पांचवा, एक छठा होगा। हो सकता है कि कोई एक फेल कर जाए, या दोनों फेल कर जाए, या दोनों पास कर जाए। हम तो चाहेंगे कि दोनों पास कर जाए, मतलब दोनों यहाँ पे सक्सेसफुल मिशन हो, ठीक है। तो याद रखिएगा होप मिशन जो है, होप मिशन का उर्दू में नाम है अल अमाल, ये भी याद रखिएगा। अल अमाल ये भी नाम पूछा सकता है कि अल अमाल किसका नाम है। तो होप मिशन जो मार्स मिशन है यूएई का, और यहाँ पे इसका नाम है तियानवेन-1, याद रखिएगा। तियानवेन-1 चाइना वाले मिशन का नाम है। तियानवेन एक चाइनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है क्वेश्चन टू द हेवन, ठीक है, या फिर क्वेश्चन फॉर हेवन, यानी कि स्वर्ग के लिए, स्वर्ग से क्वेश्चन करना या फिर स्वर्ग के लिए क्वेश्चन करना, समथिंग। एक वहाँ का काफ़ी पुराना पोएम है, ठीक है। चाइना का भी जो हिस्ट्री है काफ़ी पुराना है, इंडिया की तरह। वहाँ पे भी एक सिविलाइजेशन था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे यहाँ था, उसी तरीके से। तो उसी ज़माने का एक पोएम है, मतलब कि आज के लगभग 2500 साल पुराना पोएम है, तियानवेन करके एक, ठीक है। तो उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया तियानवेन। तियानवेन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन फॉर हेवन, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा। तो चाइना के 2011 में भी लॉन्च किया गया था, लेकिन वहाँ पे वो फेल कर गया था। तो अभी जो है फिर से भेजा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हैं इसको। यहाँ पे ये उड़ा है मार्स मिशन, और यहाँ पे लोग यहाँ पे खड़ा होकर के देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इटली के एक सीनेटर हैं, ठीक है। सीनेटर कहने मतलब आम भाषा में सांसद समझ लीजिए। इटली के एक सांसद है जो अपना एक नया पार्टी लॉन्च किए हैं। पार्टी लॉन्च करने का मेन पर्पस क्या है उनका, कि यूरोपियन यूनियन से अलग होना है। तो जैसा 2016 में हुआ था यूके में 2016 में एक लहर आया था ना कि यूरोपियन यूनियन से हमको अलग होना है, यूनाइटेड किंगडम में ऐसा चला था। लास्ट में जाकर के 2020 के 31 जनवरी में यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड अलग हो गया। अभी उसी तरह से इटली के एक सांसद अभी एक सांसद ऐसा बोले हैं, जो एक पार्टी बनाए हैं अपना अलग, कि हमको यूरोपियन यूनियन से, इटली को यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए, और यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इटली को यूरोपियन यूनियन से अलग कर देंगे। तो हम लोग यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लेते हैं। ये पहले 28 कंट्रीज में आते थे, लेकिन अब इसमें 27 कंट्री आते हैं। 27 कैसे हो गए, तो इंग्लैंड जो है, यूके जो है 31 जनवरी 2020 को इससे अलग हो गया, तब इसमें 27 कंट्री आते हैं। इस 27 कंट्री में 19 कंट्री ऐसे हैं जो यूरो को यूज करते हैं, तो इसको यूरो जोन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। 19 कंट्री ऐसे हैं जो यूरो जोन में, मतलब यूरो को करेंसी के रूप में यूज करते हैं, इसलिए इसको यूरो जोन कंट्री बोलते हैं। और ये कम्प्लीटली ट्रेडिंग ब्लॉक के रूप में काम करते हैं, हर चीज़ में कंबाइंड रूप में काम करते हैं। ये मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत 1993 में फोर्स में आया था, मास्ट्रिक्ट ट्रीटी याद रखिएगा। तो उसके तहत ये बनाए गए थे। और अभी जो है इटली यहाँ से अलग होने के लिए बोल रहा है। तो इटली को याद रखिए, इसको इंडिया ऑफ यूरोप कहा जाता है, मतलब यूरोप का भारत इसको इटली का बोला जाता है, क्योंकि जैसे इस तरह से इंडिया जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड कंट्री है, उसी तरह से इटली भी एग्रीकल्चर पे बेस्ड कंट्री, इसलिए इसको यूरोप का भारत कहा जाता है या फिर इंडिया ऑफ यूरोप कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का न्यू डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।